हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडूमैन रैकशीट पर। आज जो 6 फरवरी हुई है उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका 100% एनालिसिस करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करें। आपका जो 6 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका 100% एनालिसिस करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2024-25 में भारत सरकार ने किस योजना के तहत एआई आधारित अनुवाद प्रणाली को बढ़ावा दिया? 4 ऑप्शंस थे। ए स्किल इंडिया, बी डिजिटल इंडिया, सी मेक इन इंडिया और डी स्टार्टअप इंडिया। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी मेक इन इंडिया। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो वर्ष 2024-25 में भारत सरकार ने मेक इन इंडिया योजना को तहत एआई आधारित अनुवाद प्रणाली को बढ़ावा दिया था। मेक इन इंडिया इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये इसको एक्सप्लेन किया गया था कि एआई ट्रांसलेशन भाषा से पाठ जैसी तकनीकें डिजिटल इंडिया का हिस्सा हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारत की नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए 2020, बी 2021, सी 2022 और डी 2023। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 2022। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जो 2022 में भारत की नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लागू की गई थी 2022। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसको एक्सप्लेन किया गया है कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को 17 सितंबर से 2022 को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत यानी जीडीपी का 13 से 14% घटाकर 8% में आसपास लाकर लाना और इसको डूइंग बिजनेस सुधारना। इसका एकदम करेक्ट आंसर था 2022। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारत का पहला एआई आधारित बहुभाषी कोई ट्रांसलेशन सिस्टम किस राज्य में शुरू हुआ? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी केरल और डी तमिलनाडु। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। महाराष्ट्र भारत का पहला एआई आधारित बहुभाषी कोड ट्रांसलेशन सिस्टम महाराष्ट्र में शुरू किया गया। इसको बताया गया है कि महाराष्ट्र हाईकोर्ट में एआई से केस ट्रांसलेशन की शुरुआत हुई है। कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ समान रूप से बढ़ रहा है तो उसका दूरी समय ग्राफ कैसा होगा? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए सीधी रेखा, बी वक्रीय रेखा, सी क्षैतिज रेखा और डी लंबवत रेखा है। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी वक्रीय रेखा। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यदि कोई वस्तु का वेग समय के साथ समान रूप से बढ़ रहा है तो उसका जो दूरी समय ग्राफ होगा वह कर्व्ड होगा यानी वक्रीय रेखा में होगा। ये बताया गया है कि समान त्वरण में वेग बदलता रहता है, दूरी समय ग्राफ तब वक्रीय यानी कर्व्ड होती है, क्योंकि दूरी समान समय में समान नहीं बढ़ती है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में किस भारतीय भाषा को गूगल भाषा एआई अपडेट में शामिल किया गया था? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए संथाली, बी डोंगरी, सी मैथिली और डी कश्मीरी। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए संथाली। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 2025 में जो भारतीय भाषा है संथाली भाषा है उसको गूगल भाषा एआई अपडेट में शामिल किया गया है। संथाली भाषा को इसको एक्सप्लेन किया गया है कि संथाली जैसी जनजातीय भाषाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ावा दिया गया। संथाली इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए सोलर निर्यात बढ़ाना, बी ऑप्शन था औद्योगिक सोलर पार्क, सी ऑप्शन था घरों की छत पर सोलर पैनल और डी ऑप्शन था ईवी चार्जिंग स्टेशन। जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी घरों की छत पर सोलर पैनल। इसका एकदम करेक्ट आंसर था यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया गया है कि इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी घरों की छत पर सोलर पैनल इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारत सरकार द्वारा गठित भारतीय भाषा समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए थे। एक नई भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ना, बी ऑप्शन था भारतीय भाषाओं को में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, सी ऑप्शन था केवल हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाना और डी ऑप्शन था विदेशी भाषाओं को पाठ्यक्रम से हटाना। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी भारतीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया गया है, इसको एक्सप्लेन किया है कि भारतीय भाषा समिति का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में उच्च व तकनीकी शिक्षा, प्रशासन और डिजिटल कंटेंट को बढ़ावा देना ताकि भाषा में बाधा कम हो। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश के पास रही? 4 ऑप्शंस थे। ए रूस, बी भारत, सी ब्राजील और डी चीन। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी ब्राजील। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ब्राजील के पास 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता रही ब्राजील के पास। यही बताया है हमने कि ब्रिक्स की अध्यक्षता
हर साल बदलती रहती है। 2025 में यह ज़िम्मेदारी ब्राज़ील देश को मिली। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका अगला क्वेश्चन था, भारत सरकार की एक भारत शीलता भारत योजना मुख्यतः किससे संबंधित है? 4 ऑप्शंस थे। ए खेल, बी भाषा एवं संस्कृति, सी ऑप्शन था रक्षा और डी ऑप्शन था पर्यटन। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, भाषा एवं संस्कृति इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया गया कि यह योजना राज्यों की भाषा व संस्कृति को जोड़ने के लिए है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल में भाषा की क्या भूमिका है? 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए केवल हिंदी प्रचार, बी ऑप्शन था भाषाई व सांस्कृतिक आदान प्रदान, सी ऑप्शन था विदेशी भाषा प्रशिक्षण और डी ऑप्शन था नई लिपि निर्माण। जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, भाषाई व सांस्कृतिक आदान प्रदान इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की है भाषाई व सांस्कृतिक आदान प्रदान। यही बताया है कि ये इस योजना का उद्देश्य अलग अलग राज्यों के बीच भाषा व सांस्कृतिक सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाना है, यानी कि संस्कृति आदान प्रदान बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यूएलआईपी यानी कि यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपको 4 ऑप्शन पूछे दिए गए थे। ए रेलवे टिकट, बी ऑप्शन था कृषि डेटा, सी ऑप्शन था लॉजिस्टिक्स डेटा और डी ऑप्शन था बैंकिंग सिस्टम। जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉजिस्टिक्स डेटा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह है यूएलआईपी यानी कि यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म संबंधित है लॉजिस्टिक्स डेटा से। यही बताया है कि यूएलआईपी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सड़क, रेलवे, बंदरगाह व वेयर हाउस के डेटा को जोड़ता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोसेप्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? 4 ऑप्शंस थे। ए आईएमएफ, बी वर्ल्ड बैंक, सी यूनाइटेड नेशंस और डी ऑप्शन था ओसेड यानी कि ओईसीडी। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशंस इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया है कि यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की जाती है और वैश्विक आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस अंग में होता है? 4 ऑप्शन थे। ए यकृत, बी गुर्दा, सी अग्न्याशय और डी प्लीहा। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, अग्न्याशय इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया कि इंसुलिन रक्त में शर्करा नियंत्रित करता है और यह अग्न्याशय में स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नैप 2020 में प्राथमिक स्तर पर किस भाषा सूत्र पर बल दिया गया था? 4 ऑप्शंस थे। ए केवल अंग्रेजी, बी ऑप्शन था 2 भाषा सूत्र, सी ऑप्शन था 3 भाषा सूत्र और डी ऑप्शन था केवल मातृभाषा। जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 भाषा सूत्र इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो नैप 2020 में प्राथमिक स्तर पर 3 भाषा सूत्र पर बल दिया गया था। यही बताया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया गया कि नैप 2020 में कहा गया कि कक्षा 5 या 8 तक जो शिक्षा मातृभाषा स्थानीय भाषा में हो और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाया जाए, यानी कि 3 भाषा सूत्र इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए कोयला उत्पादन, बी ग्रीन स्टील और स्वच्छ ऊर्जा, सी ऑप्शन था परमाणु ऊर्जा और डी ऑप्शन था तेल निर्यात। जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन स्टील और स्वच्छ ऊर्जा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य है। ये बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग स्टील, उर्वरक और भारी उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? 4 ऑप्शन थे। ए WHO, बी ILO, सी ऑप्शन था यूनिसेफ और डी ऑप्शन था UNDP। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ILO इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो ILO है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट ILO संस्था द्वारा जारी की जाती है। यही बताया है कि यह रिपोर्ट सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और श्रमिक कल्याण पर केंद्रित होती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एआई आधारित भाषा संरक्षण में भारत को क्या लाभ होता है? 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए केवल रोजगार, बी ऑप्शन था केवल पर्यटन, सी ऑप्शन था लुप्तप्राय भाषाओं का संरक्षण और डी ऑप्शन था कर्ज का संग्रह। जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, लुप्त भाषाओं का संरक्षण इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया कि डिजिटल अर्काइव, स्पीच डेटाबेस और अनुवाद लूट टूल में लुप्तप्राय भाषा भारतीय भाषाओं को संरक्षित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्न में से कौन सा
अम्ल, खनिज अम्ल यानी कि मिनरल्स एसिड नहीं है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए HCl, बी H2SO4, सी NHO3 HNO3 और डी ऑप्शन था CH3COOH, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी CH3COOH, यानी कि एसिटिक अम्ल है जो है, मिनरल एसिड नहीं है। बाकी ये सभी खनिज अम्ल हैं, यानी कि मिनरल एसिड हैं जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 और HNO3। ये बताया गया है कि जो CH3COOH है यानी कि एसिडिक अम्ल है वह कार्बनिक अम्ल है। बाकी सभी खनिज अम्ल हैं। जो CH3COOH है वह कार्बनिक अम्ल है। यही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था नैप 2020 के अनुसार भाषा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शंस थे। ए केवल परीक्षा पास करना, बी ऑप्शन था रटने की क्षमता बढ़ाना, सी ऑप्शन था समझ आधारित सीख और डी ऑप्शन था विदेशी भाषा को हटाना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी समझ आधारित सीख इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आपको ये क्वेश्चन रिपीट लग रहा होगा, बट ये क्वेश्चन मतलब इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया था, शायद वो या ये। आप देख लेना आपके में कौन सा पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर था समझ आधारित सीख। ये नैप 2020 में मातृभाषा में शिक्षा इसलिए दी जाती है ताकि बच्चों की समझ और सोचने की क्षमता बेहतर हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मिशन लाइफ का संबंध किससे है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए डिजिटल शिक्षा से, वे बी ऑप्शन था पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, सी ऑप्शन था स्वास्थ्य बीमा और डी ऑप्शन था रोजगार योजना, जिसपे करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली। यह मिशन लाइफ का संबंध है पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से। यही बताया गया है कि मिशन लाइफ का अर्थ लाइफ स्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाना। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए IMF द्वारा, बी वर्ल्ड बैंक द्वारा, सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा और डी ऑप्शन था UNDP यूनेप द्वारा। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ये बताया गया कि इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन, युद्ध, AI और आर्थिक जोखिम का आकलन होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस थे। ए ऑक्सीकरण, बी अपचयन, सी रेडॉक्स और डी उदासीनीकरण, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी रेडॉक्स कहते हैं। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को रेडॉक्स कहा जाता है। रेडॉक्स इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया गया कि जंग लगने में लोहे का ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का अपचयन होता है, इसलिए यह रेडॉक्स अपक्रिया है। रेडॉक्स अपक्रिया इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारत की नेशनल ड्रोन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शंस थे। ए ड्रोन पर प्रतिबंध, बी ऑप्शन था केवल सैन्य उपयोग, सी ऑप्शन था ड्रोन इकोसिस्टम का विकास और डी ऑप्शन था ड्रोन आयात बढ़ाना, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी ड्रोन इकोसिस्टम का विकास इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह भारत की नेशनल ड्रोन पॉलिसी का उद्देश्य है। ड्रोन इकोसिस्टम का विकास। इसको भी बताया गया है कि इस नीति में ड्रोन निर्माण, स्टार्टअप, कृषि सर्वे और लॉजिस्टिक्स में उपयोग बढ़ा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारत की नेशनल क्वांटम मिशन मिशन की अनुमति लागत कितनी है? 4 ऑप्शन थे। ए 2000 करोड़, बी ऑप्शन था 4000 करोड़, सी ऑप्शन था 6000 करोड़ और डी ऑप्शन था 10,000 करोड़, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 6000 करोड़ इसका एकदम करेक्ट आंसर था। भारत की नेशनल क्वांटम मिशन की अनुसूचित लागत है वह 6000 करोड़ इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया गया है कि इस मिशन का उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन और सेंसर टेक्नोलॉजी विकसित करना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था निम्न में से कौन सा पदार्थ जल जल में घुलने पर क्षारीय विलयन बनाता है? 4 ऑप्शन थे। ए NaCl, बी ऑप्शन था NH4Cl, सी ऑप्शन था Na2CO3 और डी ऑप्शन था CuSO4, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी Na2CO3 इसका एकदम करेक्ट आंसर होता है। जो Na2CO3 है वह जल में घुलने पर क्षारीय विलयन बनाता है Na2CO3। ये बताया गया है कि सोडियम कार्बोनेट जो Na2CO3 है वह क्षारक लवण है, जल में घुलने पर OH आयन देता है, जिससे यह क्षारीय विलयन हो जाता है, क्षारीय हो जाता है Na2CO3। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने के लिए कौन सा मानदंड आवश्यक है? आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए भाषा 50 वर्ष पुरानी हो, बी ऑप्शन था भाषा 1000 वर्ष अधिक पुरानी हो, सी ऑप्शन था भाषा केवल भारत में बोली जाए और डी ऑप्शन था भाषा में केवल धार्मिक ग्रंथ हो, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाषा 1000 वर्ष से अधिक पुरानी हो तब उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा
मान दर्जा दिया जाएगा। यह आवश्यक है कि भाषा 1000 वर्ष से अधिक पुरानी होनी चाहिए, तब उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलेगा। ये बताया गया है कि शास्त्रीय भाषा बनने के लिए भाषा प्राचीनता 1000 वर्ष 1000 प्लस वर्ष और समृद्ध साहित्य परंपरा आवश्यक है, यानी कि 1000 वर्ष पुरानी हो। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता तो उसकी कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए वेग v, संवेग c, त्वरण और डी शक्ति, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी संवेग इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यदि कोई वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता तो उसकी जो स्थिति होती है भौतिक राशि संरक्षित रहती है, संवेग इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया है कि जब किसी तंत्र पर बाहरी बल शून्य होता है तब संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। वेग बदल सकता है लेकिन कुल संवेग स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की थीम क्या थी? आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। ए वेटलैंड्स ऑफ फ्यूचर, बी ऑप्शन था वेटलैंड्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, सी ऑप्शन था वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वॉल्विंग वेलबिंग और सी डी ऑप्शन था सेव वाटर सेव लाइफ, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी वुडलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह 2025 में जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे था उसकी थीम थी, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया है हमने कि थीम आर्द्र भूमियों के मानव जीवन जल और जैव विविधता में योगदान पर केंद्रित थी। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल दोगुना कर दिया जाए तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहे तो उसका त्वरण क्या होगा? चार ऑप्शंस थे। ए आधा हो जाएगा, बी ऑप्शन था दो गुना हो जाएगा, सी ऑप्शन था चार गुना हो जाएगा और डी ऑप्शन था अपरिवर्तित रहेगा, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी दो गुना हो जाएगा। यह है इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया गया है हमने कि न्यूटन का जो दूसरा नियम है जो होता है फॉर्मूला होता है F बराबर m इंटू ए होता है। यह फॉर्मूला होता है तो इसको जब ए बराबर करते हैं तो F अपॉन m हो जाता है। जब बल यानी कि F दो गुना हो तो द्रव्यमान समान रहेगा तो त्वरण भी दो गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत की पीएम विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए स्टार्टअप से, बी किसान से, सी पारंपरिक कारीगर से और डी सरकारी कर्मचारी से, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी कारीगर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। पारंपरिक कारीगर से पीएम विश्वकर्मा योजना संबंधित है। यही बताया है कि इस योजना में कारीगरों को ट्रेनिंग टूल किट और ऋण मिलता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यदि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वोल्टेज स्थिर। अगला क्वेश्चन पूछा इसका ऑप्शन दिए गए थे। ए बढ़ेगी, वी घटेगी, सी समान रहेगी और डी शून्य हो जाएगी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी घटेगी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। डिक्रीज इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि जब किसी चालक पर प्रतिरोध बढ़ाया जाए तो जो उसकी धारा होती है वह घटेगी। यही बताया है कि जो ओम का नियम होता है आई बराबर वी अपॉन आर, जो ओम का नियम होता है यदि प्रतिरोध बढ़ेगा यानी कि जो रेजिस्टेंस है वह बढ़ने पर जो धारा होती है आई वह डिक्रीज यानी कि घटती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो रीजनिंग से था कि 6 के बाद जिस प्रकार 12 आता है, 6 के 2 सॉरी 2 के बाद जिस प्रकार 6 आता है, 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 20, 20 के बाद 30, तो आपको बताना था जो क्वेश्चन मार्क है 30 के बाद क्या आएगा? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 40, बी 42, सी 48 44 और डी 48, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी 42 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसका एक्सप्लेन किया गया है, इसे हमने एक्सप्लेन किया है। इसको आप देख सकते हैं कि पहले +4 हो रहा था, फिर +6, फिर +8 हुआ, फिर +10, फिर अगला अंतर जो होगा उसमें +12 यानी कि 30 +12 यानी कि 42 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो ब्लड रिलेशन से था, ए बी का पिता है यानी कि ए जो है वह बी का पिता है, सी बी की बहन है, जो सी है वह बी की बहन है यानी कि जो सी है वह बहन है बी की, तो डी सी का पुत्र है, जो डी है वो सी का पुत्र है, इधर डी होगा वह सी का पुत्र है यानी कि सी माता है। तो ए का डी से क्या संबंध है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए पिता, बी दादा, सी चाचा और डी मामा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि दादा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। उसने पूछा था ए का डी से क्या संबंध है, यानी कि ए कौन है डी का, यानी कि डी का यह माँ होगी तो माँ का जो पिता यानी कि ससुर होंगे उसके दादा होंगे डी के, यानी कि दादा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसको एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते हैं
बट उसका हमने एक्सप्लेन पहले ही कर दिया है, आपको बता दिया है उसमें। ये आपका एक्सप्लेन है, इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो कथन निष्कर्ष से था कि कथन सभी पेन किताब हैं तो कुछ किताबें नीली हैं, जिसमें आपको निष्कर्ष दिया गया था कुछ पेन नीले हैं। सी बी ऑप्शन जो सेकंड निष्कर्ष था सभी किताबें पेन हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें ऑप्शन था केवल 1 सही है, बी ऑप्शन था केवल 2, सी ऑप्शन था 1 और 2 और डी ऑप्शन था कोई नहीं, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यानी कि कथन यह निश्चित नहीं है कि नीली किताबें पेन हो, इसलिए कथन दोनों गलत हैं, यानी कि सही नहीं गलत हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए उत्तर दिशा में, बी दक्षिण दिशा में, सी पूर्व दिशा में और डी पश्चिम दिशा में, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी दक्षिण दिशा में इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसको हमने एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते हैं कि वह उत्तर से पूरब, पूरब से दक्षिण, अंत में व्यक्ति शुरुआती बिंदु से दक्षिण दिशा में होगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारत की नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिट मोबिलिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शंस थे। ए पेट्रोल सस्ता करना, बी ऑप्शन था ईवी अपनाना बढ़ाना, सी ऑप्शन था सार्वजनिक परिवहन परिवहन निजीकरण और डी ऑप्शन था डीजल सब्सिडी, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि ईवी अपनाना बढ़ाना, यानी कि ईवी को बढ़ाना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इलेक्ट्रिक व्हीकल यही बताया गया है कि इस मिशन का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर प्रदूषण और ईंधनों का आयात कम करना। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी ईवी अपनाना। क्योंकि अगर ईपी अपनाएंगे इनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको अपनाने से प्रदूषण और ईंधन के आयात कम होगा। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो आज की इस चैप्टर में पूछे गए थे, जितने हमको मिले हैं उसके हमने 100% एनालिसिस किए हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मिले उसका हमने 100% एनालिसिस किया है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।